नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश में एक अलग सिस्टम बन गया है। लोग अदालत की तरफ देख रहे हैं तो अदालत से न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं तो सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। कभी कभी तो ये लगता है कि मोदी शाह ही संविधान है, मोदी शाह ही प्राविधान है, मोदी शाह ही नियम और कानून है। मोदी लिख दे वही ठीक है और अमित शाह कहते हैं वही सही। बाकी न किसी जरूरत है खाता और वही, अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही। उसका बताएं थोड़ा सा, फिर हम संजय सर के पास समझेंगे कि सुबह इस देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ANI ये कहती है कि आम आदमी पार्टी के घर छापा पड़ गया। थोड़ी देर में ट्वीट डिलीट करके भाग जाती है, क्योंकि जिसके घर छापा पड़ा था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। और ये आज पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले कन्नौज में एक इत्र व्यापारी के घर छापा पड़ा था, वो समाजवादी पार्टी का बताया गया। बाद में वो बीजेपी का व्यापारी निकला और फिर वो उसका क्या पकड़ा गया, कितने करोड़ कैश पकड़ा गया, अब 2-3 दिन चला, उसके बाद पता ही नहीं चला कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। तो किसी खाते बही की जरूरत नहीं पड़ी। देर रात ममता बनर्जी की पूरी सरकार टेन्योर पूरा कर गई और राज्यपाल ने नोटिस जारी कर दिया कि ये सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, अब नई सरकार का गठन करेंगे। चिल्लाती रहो इस्तीफा नहीं देंगे, मत दो। बर्खास्त भी नहीं, उन्होंने अपना सरकार का कार्यकाल पूरा करके नई सरकार गठन का रास्ता खोल दिया। उधर विजय जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना लो, तो वो कह रहे हैं आप पर आंकड़े ही नहीं है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का गलत निर्माण हुआ, 2 बार हुआ। इस बार तो मोदी जी की भी सरकार, वो अपने दल के नेता नहीं चुने गए, फिर भी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करा ली, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि किसी के पास सांसद ही नहीं थे। और राष्ट्रपति ने क्यों ये सवाल नहीं उठाया कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चुने गए हो, आप NDA के नेता चुने गए हो, पहले भारतीय जनता पार्टी के चुने जाओ, उसके बाद आना। कई सवाल हैं, लेकिन जवाब का किसी का कोई जवाब देता नहीं। एक तरफा वाद विवाद प्रतियोगिता है, मन की बात, एक तरफा भाषण की बात, एक तरफा। लेकिन कभी कभी ये लगता है क्या मोदी शाह का ये कुशासन फेल भी हो गया। बंगाल में हिंसा की गारंटी लेने वाले शाह हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं, खुद भी वहीं बंगाल में है। 15 दिन रुकने के बाद क्या ये तैयारी की, अगर कोई गृह मंत्री किसी राज्य में 15 दिन रुके तो क्या ये हश्र होगा। तो इन कई बातों पर हम बातचीत करें, संजय सर के पास पहुंचेंगे। संजय सर, क्या है पूरा मामला? हमने अपना आधा अधूरा ज्ञान बता दिया है, अब आपसे समझना चाहेंगे पूरा ज्ञान। नहीं, सब खबरें ही हैं, बस आपने खबर सुनी और मैंने उसको ठीक से पढ़ लिया, देख लिया, तो वही है। सुबह जब खबर आई कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के करीबी के यहाँ छापा पड़ा है, इस तरह की सूचना थी शुरुआती। मैंने ANI की सूचना देखी थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने शुरुआती सूचना देखी, मुझे याद नहीं है किसकी थी, लेकिन शुरुआती सूचना यही थी। और बाद में पता चला कि आम आदमी पार्टी के नेता के करीबी नहीं थे, या कोई बिल्डर हैं और जो बीजेपी के ही करीबी हैं। तो इसमें बहुत संभावना हो सकती है कि ईडी को गलत सूचना दी गई हो और ईडी ट्रैप में आ गई हो। लेकिन ईडी को क्या फर्क पड़ता है, या ईडी को गलत सूचना देने वाले ने क्यों, कैसे किया, क्या किया और उससे क्या फायदा हुआ, वो सब कभी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो कोई बताएगा नहीं, अखबारों की हिम्मत नहीं जो छापे, सरकार बताएगी नहीं, और मन की बात है, एक तरफा संवाद चल रहा है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। लेकिन पंजाब में ईडी का छापा, और जब पता है सबको कि ईडी के जरिए बीजेपी में दल बदल कराया जाता है या बीजेपी का समर्थन हासिल करती है, तब ये मामला महत्वपूर्ण है। खास करके अभी जब कुछ ही समय पहले राघव चड्ढा 7 लोगों के साथ उसमें राज्यसभा में गए और आम आदमी पार्टी कहती रही कि उनका दल बदल का मामला है और उनको भाजपा की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, या भाजपा का नहीं माना जाना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो ये सब नहीं सुना गया और फटाफट कार्रवाई हुई और
वो राज्य माने बीजेपी में मान लिए गए या बीजेपी के सदस्य हो गए। और अब जाहिर है आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या कम हो गई और बीजेपी के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में बढ़ गई। वो सब अपनी जगह है, जो है सो है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब से लोकसभा के भी सदस्य हैं और बीजेपी को जाहिर है समर्थन की जरूरत है। तो कितने लोग इधर आ सकते हैं, कितने लोग टूट सकते हैं, बीजेपी की सरकार गिराई जा सकती है, वगैरह वगैरह, क्या क्या हो सकता है, सब सारी संभावनाएं, आशंकाएं सब अपनी जगह है, सब पे चर्चा होती रही। और उसमें अगर ईडी का छापा पड़ गया तब, जब बंगाल अभी उबल रहा है, तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी है, ठीक है, मैंने ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, सरकार अलग लोग चलाते हैं और ईडी अलग लोग चलाते हैं। लेकिन जिस ढंग से ईडी काम करती रही है उससे जाहिर है कि ईडी सरकारी विभाग के रूप में कम, भाजपा की शाखा के रूप में ज्यादा काम करती है। और ये आईपैक पे छापे से ही क्लियर हुआ था। और संयोग हो या प्रयोग, बंगाल में मतदान पूरा होते ही ईडी के आईपैक के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत मिल गई और जब तक चुनाव चलता रहा तब तक वो जेल में रहे। चुनाव से पहले छापा पड़ा था जिसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि वो उनकी चुनावी रणनीति पर कब्जा करने के लिए या चुनावी रणनीति चुराने के लिए छापा मारा गया था। और उनकी बात में दम नहीं था, ऐसा भी नहीं लगा। मामला क्या है, मामले की जांच में क्या हो रहा है, क्या मिला, वो सब कुछ पता नहीं है। सिर्फ छापा, फिर गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर रिहाई, यही है मामला। क्या है, मामला पुराना तो है ही है और सिर्फ चुनाव के समय ईडी को उसकी याद आती है या आई थी और फिर जमानत हो गई और फिर क्या चल रहा है वो पता नहीं। और ईडी वो मामला निपटा नहीं बंगाल वाला और फिर पंजाब में चली गई। जैसे बीजेपी का बंगाल का काम हो गया या सरकार का बंगाल का काम हो गया, अब पंजाब में उसको जरूरत है तो ईडी पंजाब में लग गई या लगा दी गई, तो जो भी हो। लेकिन उसमें वो एक चूक ये हो गई कि जिसको छापा मारा गया ये समझ करके कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी के का घर, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के करीबी का घर है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के किसी करीबी का घर था। तो ये सब अपनी जगह है और ऐसे सरकार चल रही है। जो आपने कहा कि बीजेपी सरकार कैसे चल रही है, तो सरकार ऐसे ही चल रही है कि छापा बीजेपी की सरकार के अनुसार पड़ता है, छापा बीजेपी की जरूरत के अनुसार पड़ता है और वो गलत भी हो सकता है। तो वो सब अपनी जगह है तो है। बंगाल में चुनाव हो गए थे, सरकार बननी थी, बीजेपी की सरकार बननी है। लेकिन बंगाल में हर बार, हर चुनाव के बाद हिंसा होती रही है। चुनाव के दौरान भी होती है, पहले भी हुई थी और इस बार भी होने की आशंका थी। लेकिन अमित शाह ने पूरी तैयारी की थी, 15 दिन से बंगाल में है ही है और करीब 2.5 लाख सेना के जवान वहां, सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान वहां उतारे गए थे। और अमित शाह ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद सेना वहीं रहेगी। हालांकि उसको ये भी कहा गया कि नहीं, वो गलत खबर है। और ये सब चुनाव नतीजे आने से पहले की बात थी। चुनाव नतीजे आने के बाद वहां हिंसा हो रही है, लगातार हो रही। कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। उनमें एक संभावित उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी के करीबी या सहायक या निजी सचिव कहा जा रहा है, उनको भी गोली मार दी गई। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने तो कह दिया कि अभिषेक ने करवाया या तृणमूल वालों ने करवाया, तो कहना तो आसान है। लेकिन जब तृणमूल कमजोर है, इतनी कमजोर है कि बुरी तरह हार गई, तो वो हत्या करवा सकती है, वो भी आपके सेक्रेटरी के। तो आप कहाँ हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन ना कोई पूछेगा, ना इसका कभी जवाब आएगा, क्योंकि आरोप जैसे हवा हवाई है वैसे ही बीजेपी वहां है और आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे जीती है और मजबूत है। तो कहाँ मजबूत है, वो हिंसा ही में मजबूत है या तोड़फोड़ में ही मजबूत है, वो सब तमाम सवाल हैं, अपनी जगह हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है, आता नहीं है, आएगा नहीं। तो इस सब जब चल रहा है तभी ममता बनर्जी ने अपना दांव चला या विरोध किया, या लोग कह रहे हैं कि बेवकूफी थी, लोग कह रहे थे कि हताशा में उठाया गया कदम था, जो कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और जैसा हम लोगों ने यहाँ बात की थी कि जब विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा तो उनके इस्तीफा नहीं देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन तकनीकी मामला तो था ही कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो आगे क्या होगा, कैसे होगा। और उन सब से अलग जब सरकार का गठन नहीं हुआ है और जब तक इस्तीफा नहीं होता है और अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक ये माना जाता है
कि पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद खाली है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं तो सरकार का मुखिया कौन है, सरकार कौन चला रहा है? तो ये सब तकनीकी मामला है, लेकिन है। तो अब उसमें अगर राज्यपाल ने ये घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और समय पूरा हो गया, राज्यपाल ने घोषणा कर दी, तो सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन है? वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहती, और अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं देने का कहा था, कार्यकाल पूरा हो रहा था विधानसभा का, तो भाजपा को ही मुख्यमंत्री चुनना है या भाजपा को ही सरकार बनानी है, वो बन जाता आज, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसकी भी जरूरत नहीं समझी गई, या वो बन ही नहीं पाया। कारण जो भी हो मैं नहीं जानता। पहले कहा जा रहा था कि शुभेंदु बनेंगे मुख्यमंत्री, अब तो कोई और नाम चल रहा है, तो जाहिर है वो तय नहीं हुआ है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और बीजेपी को मुख्यमंत्री तय करने में समय लगता रहा है। और ऐसा शायद बिहार में या पहले भी कहीं हो चुका है कि पिछली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, विधानसभा खत्म हो गई, नई सरकार ने शपथ ग्रहण नहीं किया और बीच में कुछ समय खाली था। ऐसा पहले भी हो चुका है, तो फिर बंगाल में लगता है कि हो रहा है या हो गया। कोई आदेश तो नहीं है, पता नहीं, आदेश का भी कुछ पता नहीं होता है, बाद में भी जारी हो जाते। और उपराष्ट्रपति के मामले में पहले कुछ और आदेश था, आरटीआई कुछ और जवाब दे रहा था, बाद में उस आदेश को बदला गया या दूसरा आदेश आ गया। तो ये सब होता रहा है, सरकार ऐसे ही काम करती रही है और कोई जवाबदेही जैसी चीज नहीं है। और मीडिया को इन तमाम मुद्दों में जिसमें सरकार फंसती है उसकी चर्चा ही करने की जरूरत नहीं होती, तो मीडिया कुछ चर्चा ही नहीं करती। तो और जिनका काम है, माने जिनको वेतन भत्ता इसीलिए मिलता है, जीवन उनका इसी काम से चलता है, उसके बावजूद वो अपना काम नहीं करते हैं। सूचनाएं जो हम लोगों को मिलनी चाहिए या हम लोग जिसके लिए उत्सुक रहते हैं, वो मेन लाइन मीडिया जिसका काम है वो हमें नहीं देता है। और मेन लाइन मीडिया का ही काम नहीं है, सरकार के पास एक पीआईबी है, पूरी तरह एजेंसी है जो मीडिया को काम देती है, सूचनाएं देती है और मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचता है। वो भी पता नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है सो पता नहीं। और खबर देने में जल्दीबाजी, एएनआई मतलब है तो वो प्राइवेट एजेंसी, लेकिन वो सरकारी एजेंसी से भी आगे और आगे निकलने की होड़ में गलत सूचना भी दे देती है, जिसको डिलीट भी कर दिया जाता है वगैरह। तो ये बहुत अजीब स्थिति है और सरकार के सर्वोच्च स्तर पे है वो और भी गड़बड़ है। तो बंगाल में अगर संविधान के अनुसार या नियमानुसार जो भी कहिए, अगर विधानसभा का कार्यकाल भंग हो गया है और अगले मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है, तो बंगाल में कौन मुख्यमंत्री है पता नहीं। और जाहिर है इसके लिए अगली चुनी हुई सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार जिम्मेदार है या उसके प्रतिनिधि राज्यपाल जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है पता नहीं, कोई है भी कि नहीं वो भी पता नहीं। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कार्यकाल खत्म हो चुका विधानसभा का, कोई मुख्यमंत्री। ये तो यहाँ बंगाल में बीजेपी की सरकार, बीजेपी जीती है, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना था इसलिए। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी की सरकार नहीं बननी है और कहीं आसपास भी नहीं है सरकार बनाने के, क्योंकि उसको सिर्फ एक सीट मिली है। एक सीट में वो कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि व्यंग में लोग कह रहे हैं कि किसी ने एक लिखा है और सोशल मीडिया पे वायरल है कि उस एक विधायक को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए और फिर वो चुनाव आयोग से सहायता लेकर जो विधायक चुने गए हैं उनको एसआईआर के तहत डिलीट करा सकता है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाँ आप विधायक हैं लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हैं और सिर्फ वही मुख्यमंत्री हैं। वैसे जैसा बिहार में हुआ था वो मजाक है लेकिन है, तो वो भी चल रहा है। तो इस तरह से वहां जो स्थिति है 118 सदस्य चाहिए टीवी को। टीवी के मतलब थलपति जो भी कहिए, विजय जो अभिनेता रहे हैं और उनको अचानक भारी लोकप्रियता मिली है और अगर 118 या 19 सीट में बहुमत मिलना है तो उनको 113 सीटें पहली बार चुनाव लड़ने में मिल गई और 5 सीटें कांग्रेस ने उनको 5 समर्थन दिया है तो 5 कांग्रेस की, तो 113 और 5 118 सीटें नहीं, 111 और 5 ऐसे 18, मतलब 5 सीटें उसको कम है बहुमत से। तो 5 सीटें अगर बहुमत से कम है तो अभी तक की परंपरा यही रही है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको राज्यपाल, उसके मुखिया को राज्यपाल बनाते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए और विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करिए, जिसके लिए उनको समय दिया जाता है वगैरह। लेकिन और इन्होंने दावा भी किया, लेकिन राज्यपाल ने इनको समय नहीं दिया या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। राज्यपाल का कहना है
कि इनके पास सबूत नहीं है समर्थन ज्यादा होने का। तो सबूत नहीं है समर्थन ज्यादा होने का, वो सही है, लेकिन ये सबसे बड़े दल हैं और 5 ही सीट कम है, और विधानसभा में जब बहुमत साबित करना होता है तो वहां मौजूद लोगों के आधार पर उनमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो वो ये भी संभावना है कि कोई और जो अभी तक समर्थन की घोषणा नहीं कर चुका है वो समर्थन दे, या कुछ लोग जो ना आए उसके आधार पर इनका ज्यादा हो जाए, और अगर बहुमत साबित नहीं होगा तो जाहिर इनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन पहला मौका इन्हीं को दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है, अभी तक नहीं दिया गया है। तो वहां भी सरकार नहीं है, वहां का पता नहीं कार्यकाल क्या है और वहां क्या हुआ, वहां राज्यसभा भंग, सॉरी, विधानसभा भंग हुई है कि नहीं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, नहीं दूंगी। तो बीजेपी का काम वैसे ही चलता है, जो खबरें हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो कोई इशू ना बने, और या कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ भंग कर दिया गया। वहां क्या होता है या उसकी चर्चा नहीं थी, तो वहां क्या हो रहा है वो पता नहीं है, वो बताया नहीं जाएगा, मीडिया में खबर नहीं आएगी, वगैरह वगैरह, वो सब चल रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति है कि जैसी जरूरत बीजेपी को होती है वैसा काम होता है, और मीडिया उसी अनुसार रिपोर्ट करता है या उसी की खबर देता है, बाकी की खबरें नहीं देता है। तो तमिलनाडु में विजय की सरकार बननी है, बीजेपी की नहीं बननी है, और विजय क्या बोलते हैं, ईसाई हैं। तो अब ये भी सामने आ गया है। मैंने कल के अखबारों में मैंने नोटिस किया कि जिस विजय को अभी तक टी विजय लिखा जा रहा था, थलपति विजय लिखा जा रहा था, ये चर्चा हो रही थी कि वो थलपति है कि तलपति है कि दलपति है, या पति है कि पति लिखा जाएगा, ये सब चर्चा हो रही थी। उनका नाम कल के अखबारों में, कई अखबारों में जेम्स विजय लिखा जा रहा है। माने उनके नाम में जेम्स है, और जेम्स से पता चलता है कि वो ईसाई हैं, तो वो नाम अब जेम्स विजय लिखा जा रहा है। वी या कुछ और अक्षर है, मुझे याद नहीं है। तो वो वैसे कर दिया जा रहा है, या उनके नाम का जेम्स जो है उसको अब प्रमुखता दी जा रही है। ठीक है, वो असल में नाम उनका वही है, लेकिन अभी तक जब तक वो राजनीति में नहीं थे, या बीजेपी से उनकी भिड़ंत नहीं थी, या बीजेपी के वो दुश्मन के तौर पर नहीं चुने गए थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चुने गए तो जाहिर है बीजेपी को तकलीफ हो रही, और तकलीफ हो रही है तो बीजेपी को ये बताना जरूरी है कि वो ईसाई हैं। या बीजेपी को नहीं कहा जाए, बीजेपी के समर्थकों को या हिंदूवादियों को ये बताना जरूरी है। तो अखबारों में ये खबर छपने लगी कि जोसेफ विजय हो गए वो, और अभी तक वो टी विजय होते थे। तो टी विजय और जोसेफ विजय में आप जो अंतर समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं, और वो भी खेल शुरू हो गया है। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, और शपथ ग्रहण के बाद बना जाहिर है 5 तो वो दूसरे का सहयोग लेके ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो 5 कब खरीदेंगे, कब बिकेंगे, किससे खरीदेंगे, किससे बिकेंगे, वो सब चलता रहता है। अच्छे अच्छे राज्यों में हो चुका है, जहां विपक्ष की सरकार या कांग्रेस की सरकार मजबूत थी, वहां विधायक तोड़े गए हैं, दल बदल हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। तो वहां क्या होगा पता नहीं, लेकिन वहां गनीमत सिर्फ ये है कि बीजेपी के पास एक ही विधायक है, तो वहां कुछ खास होना जाना नहीं है। लेकिन वहां भी आराम से स्मूथली जो कहा जाता है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, वो तमिलनाडु में भी नहीं हुआ। असम का भी बाकी है, असम में तो स्पष्ट है, वहां मुख्यमंत्री भी जीत गए हैं, सब कुछ है। तो वहां क्या हो रहा है वो पता नहीं है। तो इस तरह से सब जगह चुनाव जीतने के बाद बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इतनी आतुर थी, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया, सब करने के बाद जब वो चुनाव जीत गई तो उसके पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग नहीं है, या शपथ ग्रहण कराने का समय नहीं है। बंगाल में जाहिर है प्रधानमंत्री को भी जाना है, प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि उनको भी जाना है, इसलिए शपथ ग्रहण में देर सवेर हो सकती है। और इसीलिए शायद ममता बनर्जी ने कहा होगा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो पहले ही विधानसभा भंग कर दी गई, और विधानसभा भंग हो गई। लेकिन अभी कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति शासन लग जाता तो होता कि ठीक है राष्ट्रपति शासन, तो वो भी नहीं हुआ है। तो जो स्थितियां हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने की जो बात आप कर रहे थे, कानून की नहीं संविधान की, वो सब कुछ साफ साफ होता दिख रहा है। कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही और कोई चिंता, मैं उसको अगर सिर्फ चिंता भी कहूं, वैसे तो ये बहुत संविधान के पालन का मामला है, चिंता जवाबदेही कहूं, जिम्मेदारी कहूं, जो कुछ भी कहूं, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और चूंकि 2 ही आदमी काम करता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो उनसे कौन सवाल पूछे, उन्हीं का निर्णय लागू होता है, या वो जो चाहते हैं वही होता है। तो उनसे कौन पूछे, कोई पूछ नहीं सकता, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, या जवाबदेही स्वीकार नहीं करते हैं।
तो वैसे ही चल रहा है और सब राम राज्य है, जहां जो जैसे चाह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी और सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, और जिसको शिकायत है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल आपने कहा, जिसे शिकायत है उसकी कोई सुनता नहीं, और जिसे शिकायत नहीं है वो जय श्री राम का नारा लगा के आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जब इस मानसिकता को क्या करोगे, कल से बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार इंडिया के क्रिकेट मैच का वीडियो बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं, तो इस देश का कितना भला करने वाले ये लोग हैं, इससे मानसिकता समझनी चाहिए, इससे इन पत्रकारों की मानसिकता समझनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि बंगाल के बाद अगला विपक्ष पंजाब जलाने जा रहा है। ममता बनर्जी जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उनका बंगाल से कोई रिश्ता नहीं रहा, और तब से लेके अब तक जो हो रहा है उसका जिम्मेदार या तो गृह मंत्रालय या फिर चुनाव आयोग। और ये सब जो कल से एक ही जैसा ट्वीट कल से सारे पत्रकार शेयर किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर वापस आती तो ये 5 मौतों की जगह बहुत मौतें होती। सन 47 वाली कहानी भी दोहराई जा सकती थी, 1857 वाली भी दोहराई जा सकती थी, जहां हजारों हिंदू काट दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि सत्ता के लिए समाज को इतनी बड़ी तिलांजलि देनी पड़ेगी। और आज बदलो या कल बदलो, सत्ता बनी रहे, यही हम भी ऊपर वाले से यही चाहते हैं। इस देश के लोगों को अच्छी लग रही है, इसलिए वो बार बार चुन रहे हैं। हम चुनाव आयोग को दोष तब दें जब लोग आज ताली न पीटते, नारे न लगाते, तो मैं मानता चुनाव आयोग दोषी है। लेकिन बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर झंडा लहरा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी इच्छा अनुसार सरकार बनी नहीं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ है ना, इसमें दो राय हो गई सर, इसमें दो राय हो गई कि ममता बनर्जी ने अगर चुनाव के दौरान पंचायत चुनाव में आपाधापी न की होती, उनके मुस्लिम वोट भी इस बार बीजेपी को गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उनसे पीड़ित थे। होता क्या है, हम लोगों को यही तो लगता है संजय सर से हम पीड़ित हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को वोट दें, हम संजय सर को ही देना चाहते हैं, लेकिन संजय सर ने इतना पीड़ित कर रखा है संजय सर के समर्थकों ने, तो हम मजबूरन दूसरे को गुस्सा में वोट देने जा रहे हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है, जैसे समाजवादी पार्टी ने पूरी समाजवादी का खामियाजा उठाया अभी, लेकिन वो खामियाजा भाजपा नहीं उठाती। भाजपा के लोग कितना भी आतंक करें, पता नहीं कौन सा दिमाग है उनके पास कि वो आपको तुरंत डाइवर्ट कर देते हैं। गुजरात में 25-30 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मध्य प्रदेश में 20 साल बाद नहीं हो रही है, दिल्ली में 10 साल बाद हो गई केजरीवाल की, 15 साल बाद ममता की हो गई, 20 साल बाद हम नीतीश कुमार की नहीं कर पाए। जो नीतीश कुमार आज किसी ने मंच पे नहीं पूछा कि क्यों आए हो भैया, अमित शाह तो उठ के भी नहीं खड़े हुए, वो वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बावजूद भी नायडू अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी नवीन पटनायक की तरह मार रहे हैं, सब जानते हुए भी। देखो, जो सो गया हो उसे तो एक बार जगाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता है। तो दर्शकों से ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या आप भी सो गए हो? कम से कम आप तो जाग जाइए। सत्ता किसी की बन जाए, अपने सवाल तो करिए, अपने भविष्य की चिंता करिए, दवाई कमाई पढ़ाई का सोशल से लेकर सब जगह जिक्र करिए। इन्हें तो मजबूरन आपके साथ आना पड़ेगा, मजबूरन आपकी बात सुननी पड़ेगी। फिलहाल संजय सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।